हेलो स्टूडेंट। आइए आज की क्लास में हम वेपर प्रेशर और राउल्ट लॉ के बारे में सीखते हैं। वेपर प्रेशर को डिफाइन करें तो इसका स्टेटमेंट होगा वेपर प्रेशर exerted by the vapors above the liquid surface in the equilibrium with the liquid at a given temperature is called vapor pressure of the liquid। आइए इसे हम समझते हैं। हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे, इसमें वोलेटाइल लिक्विड को फिल करेंगे। ठीक, जैसे वाटर हो गया। अब हम एट गिवन टेम्परेचर बोला गया है ना, या इसे हम थोड़ा सा हीट करें तो क्या होगा, इसकी वेपर बनेगी। ठीक, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में हम ऑब्जर्व करेंगे तो जो यहां पर वेपर बनी है इस वाटर की, वो वेपर इस लिक्विड की सरफेस में जितना भी प्रेशर अप्लाई करेंगे एट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में जितने मॉलिक्यूल वाटर के गैस में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होंगे, उतने ही मॉलिक्यूल गैस से वापस लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। इस स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक, इन इक्विलिब्रियम विथ द लिक्विड, इस लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में होना चाहिए एट अ गिवन टेम्परेचर। यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए। जैसे हम 50 या 30 जिस भी टेम्परेचर में स्टडी कर रहे हैं, उतना टेम्परेचर एक फिक्स्ड टेम्परेचर होना चाहिए। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में ए मॉलिक्यूल, एक गैस के मॉलिक्यूल, ए वेपर जितनी भी प्रेशर अप्लाई करेंगे इस लिक्विड की सरफेस में, उसे हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। अब हम देखें यहां पर The vapor pressure of a liquid depends on, तो बेसिकली 3 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट है नेचर ऑफ द लिक्विड, सेकेंड है टेम्परेचर, और थर्ड है प्योरिटी ऑफ लिक्विड। ठीक, तो फर्स्ट नेचर ऑफ लिक्विड, इसके बारे में हम डिस्कस करें तो लिक्विड्स विच हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जैसे एक मॉलिक्यूल हो गया, उसी का दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपस में, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक, आर वोलेटाइल एंड हैव ग्रेटर वेपर प्रेशर, जितना ज्यादा वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसकी वोलेटिलिटी उतनी ज्यादा होगी और वो उतना ज्यादा वेपर प्रेशर अप्लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डाई इथाइल ईथर है C2H5O C2H5, और हम कंपेयर करें एल्कोहल का, इथाइल एल्कोहल का C2H5OH, तो इसके एक मॉलिक्यूल और इसी के दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इसके कंपेयर में वीक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांगर होगी, तो इसमें स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसकी वेपर क्या होगी, इसके कंपेयर में कम बनेगी। यानी कि इसका जो वेपर प्रेशर होगा डाई इथाइल ईथर का, वो ज्यादा होगा इथाइल एल्कोहल के कंपैरिजन में। टेम्परेचर नेक्स्ट फैक्टर है हमारा, टेम्परेचर, जिसपे कि वेपर प्रेशर डिपेंड करेगी। तो वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा वेपर बनेगी और वो लिक्विड की सरफेस में उतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगी, यानी उसका वेपर प्रेशर उतना ज्यादा हो। तो दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड कैन गो इनटू वेपर फेज। नाउ नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, प्योरिटी ऑफ लिक्विड। प्योर लिक्विड ऑलवेज has a vapor pressure greater than its solution। अब जैसे कि वाटर है, ठीक, प्योर है, और हमने उसमें शुगर को डिसॉल्व कर दिया, तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे, सॉल्यूट के शुगर के पार्टिकल्स होंगे, वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, सरफेस में भी प्रेजेंट होंगे। अब यहां पर क्या है, ये पूरी सरफेस अवेलेबल है
वेपर्स बनने के लिए, यहां से वेपर बनेगी। लेकिन यहां पर क्या होगा, इस लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए हर्डल्स आ गए शुगर के मॉलिक्यूल, जो कि नॉन वोलेटाइल है, यानी कि सिर्फ इतनी स्पेस ही फ्री है जिससे कि वेपर बन सकती है। तो इससे क्या होगा, इसका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इन दोनों में कंपेयर करें तो इसका वेपर प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा। अब राउल्ट्स लॉ इसी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बनता है और इसका स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ एट अ गिवन टेम्परेचर the partial vapor pressure of any component of a solution is equal to its mole fraction. मोल फ्रैक्शन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय द वेपर प्रेशर ऑफ दिस कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट। PA is the partial vapor pressure of solvent is equal to P naught A is the partial vapor pressure, not partial, है ना, vapor pressure of pure liquid and XA is the mole friction of that component, right? तो इस तरीके से पूरा स्टेटमेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हमें क्लियर हो जाता है। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट आता है कि भाई पार्शियल प्रेशर टर्म हम यूज क्यों कर रहे हैं। देखिए, जब सॉल्यूशन में एक से ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट हो तो एक से ज्यादा कंपोनेंट की वेपर यहां पर प्रेजेंट होगी, ठीक। तो अब इनमें से हमें इस एक कंपोनेंट की प्रेशर को रिप्रेजेंट करना है, जबकि प्रेशर इसका भी अप्लाई है और इसका भी अप्लाई है। तो इस कंपोनेंट के प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर, क्योंकि जो प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर होगा, इन दोनों कंपोनेंट का होगा। तो इस प्रेशर में ए का जो प्रेशर होगा उसे हम पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, ठीक। सेम ऐसे बी के लिए, तो वोलेटाइल जो सॉल्यूट लिक्विड होगा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू प्योर सॉल्यूट कंपोनेंट का वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रिक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, राइट। इस तरीके से इसका भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें समझ में आ गया। नाउ राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, तो इसका स्टेटमेंट है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर of the volatile components according to Raoult's law। तो यहां पर क्या बताया गया है, सम होता है। दैट इज, अगर हम सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर और सॉल्यूट के पार्शियल प्रेशर दोनों का सम करें तो टोटल प्रेशर निकल के आ जाएगा। अब राउल्ट्स लॉ क्या बताता है, PA इज इक्वल टू P नॉट AX एंड PB इज इक्वल टू P नॉट BXB। अब हम इनकी वैल्यू को यहां पर पुट करें इन दोनों में, तो PA इज इक्वल टू है P नॉट AXA प्लस PB है P नॉट BXB। अब इन्हें सॉल्व करें तो वी नो दैट XA प्लस XB इज इक्वल टू होता है 1, तो XA इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस XB। जब इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे यहां पर हो जाएगा XA की जगह P नॉट A 1 माइनस XB प्लस P नॉट B XB, ठीक। अब हम इस P नॉट A को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो P नॉट A माइनस P नॉट A XB प्लस P नॉट B XB। अब हम क्या करेंगे, जो प्लस वाली वैल्यू है उन्हें साथ साथ लिख लेंगे। तो इस वैल्यू को हम ट्रांसफर करके यहां लेके आएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे। तो P नॉट A प्लस P नॉट B XB माइनस P नॉट A XB। यहां पर अब P टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा
पी नॉट ए प्लस, इनमें से हम एक्स बी को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी। इस तरीके से हमारा राउल्ट्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाता है फॉर वोलेटाइल लिक्विड। यहाँ पर कुछ पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेस in equilibrium with the solution can be calculated from the partial pressure of the components in the vapor phase. If Ya and Yb represent the mole friction of the component A and B respectively in the vapor phase, then Ya is equal to Pa अपॉन पी ए प्लस पी बी। अब यहां पर हम पी ए प्लस पी बी वी नो दैट इज इक्वल टू पी टोटल, सो पी ए अपॉन पी टोटल हो जाएगा। अब इसे हम रीअरेंज करें तो पी ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल, सेम ऐसे पी बी इज इक्वल टू वाई बी इंटू पी टोटल। यहाँ वाई ए और वाई बी क्या है? मोल फ्रिक्शन ऑफ कंपोनेंट इन द वेपर फेस, राइट। और यहां पर एक्स ए और एक्स बी क्या है? मोल फ्रिक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, राइट। नाउ राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन containing a non-volatile solute is equal to the mole friction of the solute in the solution, right। तो according to Raoult's law concept है Pa is equal to P naught A XA। तो if solute is non-volatile then vapor pressure of the solution is due to solvent, ठीक। अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो उसकी वेपर तो बनेगी ही नहीं, वेपर किसकी बनेगी? सिर्फ सॉल्वेंट की बनेगी। यानी कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो टोटली डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट के ऊपर। तो यहां पर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, देयरफॉर PS इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए हो जाएगा। अब हम इसे रीअरेंज करें तो PS पी नॉट ए इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स बी। अब हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्टिंग ईच साइड बाय 1, ठीक। तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस PS अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। We know that XA plus XB is equal to होता है 1। तो हमारे पास 1 माइनस XB, जब हम इस XB को यहां पर ट्रांसफर करके लाएंगे तो 1 माइनस XB हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा, हम XA को ट्रांसफर करके लेके आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस XA इज इक्वल टू XB। जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पर हो जाएगा, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू हो जाएगा, जब इसकी वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे तो एक्स बी हो जाएगा। वी नो दैट एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन और वी नो दैट एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स बी इज इक्वल टू है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। जब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। कुछ लिमिटेशंस हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है राउल्ट्स लॉ की। वो लिमिटेशंस हैं, राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना। राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल टू सॉल्यूशंस containing non-volatile solute only, ठीक। राउल्ट्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? ऐसे सॉल्यूशन जिनमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होता है।
Raoult's law is not applicable to solutes which dissociate or associate in the particular solution. जिनमें डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो रहा हो उनके लिए राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये 3 लिमिटेशन है जिन्हें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। थैंक यू।